हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं जो है आपको चैप्टर नंबर 12 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शंस ये वाला चैप्टर्स का जो है रिवीजन करवाने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर्स, राइट। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस चैप्टर से जो है आपका फाइनल एग्जाम जो 80 नंबर का होगा उसमें 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से 7 से 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर से आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस जो आपका एक चैप्टर नंबर 11 है, राइट, मार्केटिंग का, और चैप्टर नंबर 12 जो है ये कंज्यूमर प्रोडक्शंस का है, तो इन दोनों चैप्टर्स मिला के 15 मार्क्स का है, राइट। तो ये नहीं लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर चैप्टर 11 से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 12 से कितने आएगा। तो नॉर्मली आप 7 से 8 नंबर ये मान के चलना, राइट, कि एक चैप्टर से 7 आएगा तो दूसरे से 8 आ सकता है, अगर एक चैप्टर से 6 नंबर का आएगा तो दूसरे से 9 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस हिसाब से 7 to 8 मार्क्स आप ये लेके चलो, राइट। अब इसके अलावा जो है फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज इस चैप्टर्स में जो हमें टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है टोटल 9 टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स है भाई साहब? 9 टॉपिक्स है। दिस इज आवर माइंड मैप चार्ट। तो ये मैंने जो है इस चैप्टर्स के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, राइट, ताकि आपको आसानी से ये चैप्टर जो है लर्न हो जाए, राइट, और काफी इजीली लर्न हो जाए। तो इस चैप्टर में हमें टोटल टॉपिक जो पढ़ने वो पढ़ने हैं 9 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है क्या? फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का मतलब दिया हुआ है। सेकंड वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। थर्ड वन इज लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। लीगल प्रोटेक्शंस जो भी है कंज्यूमर के लिए वो दिया गया है। द फोर्थ टॉपिक इज कंज्यूमर्स राइट। फिफ्थ वन इज कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स के अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा क्या? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सेवेंथ वन इज रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा है रिलीफ। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीफ अवेलेबल, रिलीफ कंज्यूमर को कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड द नाइन्थ वन इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ। इसके अलावा एक और चीज बता दूं, 2021 में 2021 में कुछ टॉपिक जो है आपके डिलीट हो चुके हैं। वो कौन से हैं इस चैप्टर से? तो जरा मैं एक बार बता दूं, ये रहा, दिस इज दी टॉपिक। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एक तो आपका जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस ये आपका डिलीट हो चुका है, और दूसरा है कंज्यूमर अवेयरनेस दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। तो लास्ट वाला टॉपिक, टॉपिक नंबर 9, और एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आ जाओ जी फटाफट, कहाँ पे ये चार्ट पे। तो एक है इंपॉर्टेंस दैट इज पॉइंट नंबर 2, तो ये वाला डिलीट हो चुका है, और पॉइंट नंबर 9 ये वाला भी डिलीट हो चुका है। तो आपको ये 2 पॉइंट नहीं पढ़ना इस चैप्टर से, राइट। तो आपके लिए टोटल हो गया कितने? 9 - 2 7 टॉपिक्स ही आपको पढ़ना है, तो और भी आसान हो गया है आपके लिए चैप्टर। तो आओ जी आओ फटाफट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब नहीं है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर अगेंस्ट एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। सेलर्स वगैरह क्या करते थे? अब जनरली मैं बता दूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया, राइट। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, तो इसलिए हम बोलते हैं दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके पहले जनरली क्या होते थे, सेलर लोग जो हैं बायर्स के साथ और कंज्यूमर के साथ कई टाइप्स के धोखाधड़ी करते थे, राइट, माल प्रैक्टिसेस करते थे। कई बार जो है वो 1 किलो बोल के 1 किलो से कम सामान दे देते थे, या कहने का मतलब वेट में दिक्कत करते थे। कई बार प्राइस ज्यादा चार्ज कर लेते थे, कई बार ब्लैक मार्केटिंग करते थे, राइट और नॉट। कई बार खराब सामान दे देते थे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वगैरह दे देते थे, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स दे देते थे, राइट और नॉट। तो इन सब चीजों को क्या करना था, इन सब चीजों से कंज्यूमर को बचाना था, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब जो है एंटी, क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना किसके अगेंस्ट में? एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बाय प्रोड्यूसर और सेलर्स। तो सेलर्स और प्रोड्यूसर के द्वारा जो एंटी एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया जाता था, लाइक ब्लैक मार्केटिंग, यू कैन से माल प्रैक्टिसेस, यू कैन से अडल्टरेशन, और यू कैन से फॉल्स एडवर्टीजमेंट। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने को ही हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब इन सब चीजों से कंज्यूमर को जब प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम सेलर्स और सप्लायर्स, तो इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो सिंपल। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस वाला पढ़ना नहीं है, तो मैं आपको इस
वीडियो में ये कवर नहीं कर रहा बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर 2021, और ये जो 2 टॉपिक रह जाएगा ये नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा 2022 वाले बच्चों के लिए, तो वहां पे आपको बता दूंगा, राइट और ना। तो इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या होता है कि एक तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस पढ़ना था और एक पढ़ना था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ा देता हूँ कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से 3 थे। वन इज कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर एंड वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। सेकंड क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इंपॉर्टेंस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस रूल्स, रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल जस्टिफिकेशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा इस वीडियो में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक इज वेरी इजी, और यू कैन सिंपली से थर्ड टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट फिर भी इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना इसके नेम याद रख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इसके बारे में 2-2 लाइन आप पढ़ लेना घर से, बट मैं आपको नेम याद करा दूंगा। टोटल 10, कहने का मतलब क्या है, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के अलावा भी और भी कई सारे एक्ट बने हुए हैं, या यू कैन से 1986 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना तो उससे पहले कई सारे एक्ट बने हुए थे, और उसके बाद भी कुछ एक्ट्स बने हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी कई सारे एक्ट्स थे और बने हैं, राइट। तो वो कौन कौन से हैं, तो एक तो कंज्यूमर एक्ट है ही, स्पेशली बना है कंज्यूमर के प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना है, जिसे सीपीए भी कहते हैं शॉर्ट में। इसके अलावा भी और भी कई सारे एक्ट हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता ही करता है। तो कौन कौन सा है, फटाफट ध्यान से पढ़ो जरा। सबसे पहला तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। सेकंड वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आजादी के कई साल पहले का है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, चाहे वो कंज्यूमर सप्लाई से करे या 2 कंज्यूमर आपस में करे या 2 सप्लायर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उन सब चीजों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया हुआ है। नेक्स्ट वन इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कोई भी सेलर गुड्स को बेचता है, राइट, तो वो कैसे बेचेगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या दिक्कत होंगी, क्या, तो वो सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्ट है, सेल्स से रिलेटेड जो भी रूल है वो उसमें बताया गया। फिर है क्या, इसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट बना हुआ है 1937। अडल्ट्रेशन एक्ट है 1954। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट है 1976। ट्रेडमार्क्स 1990 एक्ट है। उसके अलावा कंपटीशन एक्ट 2002 में बना है, ये भी है। और एक है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। तो 1986 में एक और भी एक्ट बना था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। तो ये सारे एक्ट के आपको नेम याद रख लेना है और ईयर भी याद रख लेना। बाकी 2-2 लाइन आप यहाँ से आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में ये, क्योंकि जब आप बीकॉम में जाते हो और ग्रेजुएशन में जाते हो या बीबीए वगैरह जब आप करोगे 12th के बाद, तो वहां पे एक सब्जेक्ट आ जाएगा लॉ करके, ठीक है, लॉ पढ़ना है। तो वहां पे आपको इन सब लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सारे के सारे लॉ आपको आगे चल के पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा का पूरा थ्योरी इसके बारे में पढ़ना है, जितने भी एक्ट हैं। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा नॉलेज दिया गया, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं पढ़ना है, मेनली आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ना है, राइट। तो दीज आर दी व्हाट इंपॉर्टेंस। उसके बाद यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट, लीगल लीगल प्रोटेक्शंस टू कंज्यूमर। 1 मिनट ध्यान से देखना, 1 सेकेंड, ये जो है स्क्रीन चला गया है, 1 सेकेंड रुकना, स्क्रीन शेयर कर देते हैं दोबारा। हाँ जी, तो ये आ गया स्क्रीन वापस से। तो पॉइंट नंबर थर्ड जो था वह है क्या, लीगल प्रोटेक्शंस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, एक तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसके बारे में पूरा पूरा हमें पढ़ना है। सेकंड वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये किस लिए बनाया गया, इट लेज डाउन द कंडीशंस इन विच प्रोमिसेस मेड बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिल्डिंग ऑन ईच अदर। तो ये सब चीजें मैं उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा, ये 2-2 लाइन आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये मैंने सिर्फ नाम बता दिया है, राइट, ये पढ़ लेना। मेन आते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फोर्थ पॉइंट नंबर 4। इसके ऊपर में एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, राइट। तो ये थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें जो इसके बाद पढ़ेंगे वो सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर का ही है। दैट मीन्स की कंज्यूमर राइट्स पढ़ना है हमें, राइट और नॉट, फिफ्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें कुछ पढ़नी है। तो ये सब मेन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ ये भी पढ़ लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या लिखा हुआ है, द स्कोप ऑफ कंज्यूमर, और यू कैन से द स्कोप ऑफ दिस एक्ट इज वेरी वाइड, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स। कहने का मतलब सिंपली क्या है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा है, वेरी वाइड है, ठीक है। तो क्लास 12th में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, छोटी मोटी चीजें पढ़नी, राइट। तो और दूसरी बात, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, वो एक्चुअली क्या है, किसी पर्टिकुलर कंपनी और बिजनेस के लिए नहीं है,
ये स्मॉल कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बड़ी कंपनी बिग कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेटिव बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी के लिए भी, प्राइवेट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, और यू कैन से ट्रेडर कंपनी हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सभी टाइप के ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उस पर लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बताया गया। नाउ द फोर्थ टॉपिक, फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट और यू कैन से फोर्थ टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ टॉपिक यहाँ पे भी मैंने बताया था, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ से आपको एक बार दिखा देते हैं विद माइंड मैप चार्ट। विद माइंड मैप चार्ट, माइंड मैप चार्ट में देखना जरा फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स राइट। ठीक है, कंज्यूमर्स राइट। तो कंज्यूमर को टोटल कितने राइट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से लर्न करके सारी चीजें याद करके जाना और सही से पढ़ के जाना। सबसे पहला राइट दिया गया राइट टू सेफ्टी, सेकंड है राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी राइट टू सीक रिड्रेशन एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सिंपल सिंपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर दो लाइन आपको रीड करा दूंगा एनसीईआरटी की बुक से, तो आपको सारी चीजें समझ में आए। देखो, दीज आर दी 6 राइट्स which are given under Consumer Protection Act 1986 to every consumer। तो कंज्यूमर का सबसे पहला जो राइट दिया गया वो है राइट टू सेफ्टी। कहने का मतलब कंज्यूमर जब भी कोई भी सामान खरीदेगा किसी भी सप्लायर या किसी भी दुकानदार से, ठीक है, तो अगर कोई भी उससे प्रॉब्लम होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो उसको कहने का मतलब राइट टू सेफ्टी का अधिकार दिया गया है। समझ आई बातें। इसके अलावा क्या, राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या है, कोई भी कंज्यूमर जो है उसको ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी सामान, गुड्स या सर्विसेज वगैरह जो भी वो खरीदने जाता है मार्केट में, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसे जानने का अधिकार है कि भाई इसकी एमआरपी क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसका वेट क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, राइट और नॉट, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। इसीलिए आपने देखा होगा सभी गुड्स के ऊपर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है ताकि कंज्यूमर को इन सब चीजों के बारे में पता चले। दैट इज कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सेकंड वन इज राइट टू बी चूज। जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट में जाता है कोई भी सामान वगैरह खरीदने, तो कई सारे प्रोडक्ट जो है अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाता हूँ एज अ कंज्यूमर, तो पेप्सी भी मिलता है, कोक भी मिलता है, थम्स अप भी मिलता है, स्प्राइट भी मिलता है, बहुत सारे टाइप्स के मिलते हैं, राइट। तो कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मेरे को ये राइट दिया गया है कि मैं उसमें से कोई भी सामान चूज सकता हूँ। ये नहीं कि सप्लायर बोलेगा नहीं भाई तू पेप्सी ही खरीद मेरे से, बाकी सामान नहीं बेचूंगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास राइट है, मैं प्राइस के अकॉर्डिंग क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, भाई जो मेरे को सस्ता लगता है वो सामान मैं खरीद लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड व्हाट, राइट टू चूज। राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी कंप्लेन को क्या करेगा, सेलर, सप्लायर, ये सारे उसकी बात को सुनेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट टू सीक रिड्रेसल। तो राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या, अगर कोई भी दिक्कत आती है कंज्यूमर को और सेलर अगर उसके बात को नहीं सुनता है, उसके बात को नहीं मानता है, फॉर एग्जांपल सिंपल मैं बताता हूँ, तो ध्यान से सुनो। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई सामान लेके आया, कोई कंज्यूमर जो है सेलर्स की दुकान से कोई सामान खरीद के लेके आया, मान लो कि आटा खरीद के लाता है, यू कैन से राइस चावल खरीद के लाता है, ठीक। और चावल खरीद के जैसी लाया, वो घर पे उसने पैकेट खोला तो उसने देखा उसने कीड़े मकोड़े थे, या यू कैन सिंपली से कि डिफेक्टिव चावल था, चावल सड़ गया था, या चावल बहुत दिनों का हो गया था, तो खराब उसमें से चावल निकला। तो वो क्या करेगा, दुकान पे जाएगा कंज्यूमर, वो कहेगा भैया इसको चेंज कर दो या इसे रिटर्न करके मेरे पैसे वापस कर दो। अगर सेलर्स नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड कि सेलर को ये सारी चीजें सुनना पड़ेगा, उसके कंप्लेन वगैरह सुनना पड़ेगा, राइट टू बी हर्ड। और अगर उसके कंप्लेन वगैरह को नहीं सुनता है, वो रिटर्न वगैरह नहीं करेगा, तो वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट में केस कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में, और उससे कंपनसेशन वगैरह ले सकता है, मांग सकता है। नाउ द लास्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब है कंज्यूमर को एजुकेशन, कहने का मतलब कि सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है कि भैया कौन से कोर्ट में कहाँ पे केस होगा, कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी, और क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारी चीजें जानने का कंज्यूमर को अधिकार है। इसके बारे में दो लाइन यहाँ से मैं आपको पढ़ा देता हूँ एनसीईआरटी से, तो ध्यान से देखना। द फर्स्ट वन इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में क्या लिखा गया है, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड हेल्थ। कि भाई कोई भी ऐसे गुड्स सेलर्स नहीं बेचेगा जो किसी भी कंज्यूमर के लाइफ को खतरे में डाल सके या उससे उसकी हेल्थ खराब हो जाए, ठीक है। तो ये उसका राइट है कंज्यूमर का कि कोई भी ऐसा सामान उसके पास ना आए जिससे क्या हो, प्रॉब्लम हो, जैसे अल्कोहल वगैरह, ये सब सारी चीजें जो है, तो ये इन सब चीजों का लाइसेंस होता है और काफी इजीली नहीं मिलता है, राइट और नो। तो इससे भी अलावा, कहने का मतलब इससे भी और कोई खतरनाक चीज मार्केट में बिक रहा होगा, राइट, तो उससे सेफ, राइट टू सेफ्टी का अधिकार है किसी भी कंज्यूमर को। नेक्स्ट वन इज राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब है क्या, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, डायरेक्शंस, हाउ टू यूज, इन सब चीजों के बारे में जानने का अधिकार है। राइट टू चूज का मतलब है
बहुत टाइप्स के मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होता है एट कम्पिटेटिव प्राइस, तो उसमें से चूज करने का अधिकार होता है किसको? कंज्यूमर को। राइट टू बी हर्ड का मतलब है एनी कंप्लेंट, अगर कंज्यूमर का कोई कंप्लेंट है तो उसको राइट टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, अगर उसको डिससेटिस्फैक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज खरीदने में, तो उसकी बातों को सुनेगा एक सेलर। समझ में आई बातें? और उसका क्या करेगा? समाधान करेगा, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। नेक्स्ट वन क्या है? राइट टू बी सीक रिड्रेस का मतलब है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस। राइट और नॉट? अगर कोई उसके खराब सामान निकल जाता है, कोई लॉस हो जाता है, या यू कैन सिंपली से अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसके पास आता है, राइट और नॉट, तो उसके बदले में उसको कंपनसेशन, हर्जाना, जुर्माना, ये सारी चीजें कौन देगा? सेलर देगा। उसको राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है किसी कंज्यूमर को, राइट टू बी हर्ड एज वेल एज राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब कि कंपनसेशन वगैरह इन केस ऑफ खराब सामान। भैया कोई भी सामान खरीद के लाए, जैसे चावल खरीद के लाया था, वो सड़ा हुआ चावल निकल गया, खराब चावल निकल गया, राइट, तो वो मैं वापस करके अपने पैसे ले लूंगा। और अगर मान लो कोई सामान हमने खरीदा, उसको कंज्यूम कर लिया और उससे हमें कोई बीमारी हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गया, तो जो भी खर्चे लाएंगे उसको ठीक कराने में, या फिर जो भी मेरे को दिक्कत आई, तो उसका भी मैं कंपनसेशन मांग सकता हूँ सप्लायर से। राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन मतलब है राइट टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज एज वेल एज इन्फॉर्म्ड, ठीक है, व्हाट कंज्यूमर through his rights and reliefs available to him in case of any product or services falling short of his expectation। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है किसी भी सामान को खरीदने से, तो उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, उससे क्या क्या कंपनसेशन मांग सकता है, राइट। तो ये सब चीजों का नॉलेज का अधिकार है एक कंज्यूमर को। तो टोटल 6 राइट थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखो जरा। 6 राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल्स, ऊपर नीचे भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज याद रखो, ऊपर नीचे भी आप याद रख सकते हैं। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड 6 वन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। दीज आर द 6 राइट्स। नाउ द मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, आपको एज अ कंज्यूमर 6 राइट दिए गए हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिए गए हैं। टोटल 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने हैं, ठीक है। तो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना। इसके ना कोई पॉइंट्स नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, सिंपली पॉइंट लिखा हुआ है। दीज आर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। भाई आपको 6 राइट दिए गए हैं, तो साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कुछ दायित्व भी बनते हैं जब भी आप सामान वगैरह खरीदो किसी भी दुकान से, किसी भी सेलर से, तो ये 10 बातों का भी आपको ध्यान रख लेना है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहला है क्या? बी वेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट टू दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस टू बी मेड। सिंपल है, मार्केट में किस किस टाइप्स के गुड्स अवेलेबल है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए एज एन इंटेलिजेंट कस्टमर, सो दैट यू कैन चूज फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स और फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ और वेराइटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस प्राइस पे मिल रहा है, कौन सामान मिल रहा है, राइट, कौन कौन से सामान गुड्स अवेलेबल हैं और किस किस प्राइस पे अवेलेबल है, सो दैट आप उसमें आसानी से चूज कर सको। नेक्स्ट वन इज बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स। कहने का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप मार्केट में खरीदने जाओ ना सामान, तो सही क्वालिटी के गुड्स खरीदो। ये नहीं कि बिना ट्रेडमार्क वाला खरीद लो, बिना आईएसआई मार्क वाला खरीदो, बिना जब भी आप इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदो तो उसमें आईएसआई मार्क देख के खरीदो। आईएस मार्क होता है, दैट मींस कि ये आपको गारंटी देता है कि ये सामान बढ़िया होएगा, राइट। और कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर मान लो फिलिप्स है, फिलिप्स की कंपनी सिस्का एलईडी बल्ब बनाती है, तो सिस्का कंपनी जितनी भी बल्ब बनाती है ना, उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट से आईएसआई मार्क उस पर लगवाती है। क्यों? कि गवर्नमेंट उसको जांच करता है, सारे बल्ब को देखता है कि हाँ ठीक है, नुकसान वाला बल्ब तो नहीं है, कंज्यूमर को इससे कोई हानि तो नहीं होगा, तब जाके वो अलाउ कर देता है, सर्टिफिकेट दे देता है। तो उस पर आईएसआई मार्क का जो है वो लगा लेता है कौन? सिस्का कंपनी। तो जब हम आईएसआई मार्क वाला बल्ब वगैरह खरीदेंगे, तो इसका मतलब है वो अच्छी क्वालिटी के बल्ब है, तो उससे नुकसान होने के बहुत ही कम चांसेस। तो ये हमारी दायित्व है, ये नहीं कि जाके कोई भी लोकल बल्ब खरीद लो। लोकल बल्ब खरीद लोगे, कल को जो है आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, डिजीज हो जाता है, वो बल्ब जो है मान लो ब्लास्ट कर जाता है, आग लग जाता है, तो फिर उस केस में आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये चीजों का ध्यान रख लेना है कि जब भी आप कोई सामान खरीदो, तो हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए होता है, आइस मार्क किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिक्स आइटम के लिए होता है। और जब भी आप कोई खाना खाने जाओ रेस्टोरेंट वगैरह में, कोई भी आप फूड प्रोडक्ट खरीदो, तो उस पे होता है एफपीओ मार्क जो है आपको क्या करना है? चेक करके तभी सामान खरीदना है। नेक्स्ट वन इज लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। कोई भी सामान खरीदो ना, उसके साथ बहुत सारे रिस्क होते हैं, उसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिया होता है, तो उसी के हिसाब से आपको सामान का यूज करना है। खासतौर से जब आप कोई भी मेडिसिन वगैरह खरीदते हो, तो उसमें लिखा होता है हाउ टू यूज, तो उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे, तो आपको नुकसान होना ही होना है, उस केस में आपको कोई भी रेमेडीज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज राइट
read label carefully so as to have inform about प्राइस वेट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह। जब भी आप कोई सामान खरीदो तो उसमें प्राइस चेक करके खरीदो, एमआरपी क्या है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, खासतौर से एक्सपायरी डेट जरूर देखा करो, क्योंकि अगर एक्सपायर्ड सामान आप खरीद लेते हो, उसको यूज कर लेते हो, जाहिर सी बात है बीमार होना है, फिर उस केस में फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप सामान खरीदो ये इन सब चीजों को ध्यान से देख के फिर खरीदो। नेक्स्ट वन इज assert yourself to ensure that you get fair deal। साथ में अपने आप को ये भी असरटेन करो कि भैया जब भी आप सामान खरीदने जाओ तो मान लो एमआरपी अगर जो भी प्राइस लिखा हुआ है तो कोशिश करो उससे बार्गेन करो, उससे कम प्राइस में उस सामान को खरीदो। जरूरी नहीं है कि एमआरपी पे ही मिले, राइट और नॉट। खासतौर से जब आप मेडिसिन की दुकान में जाओगे ना तो मेडिसिन का काफी हाई प्राइस होता है, 5-6 रुपए में कोई भी मेडिसिन बनता है और चार्ज किया जाता है 100, 105 रुपए, 110 रुपए। तो इसीलिए आप देखोगे मेडिसिन शॉप में खुद से भी कई शॉप ऐसे हैं जो 5 से 10% डिस्काउंट दे देते हैं, और नहीं भी देते हैं जब आप बोलो कि भैया 5% डिस्काउंट दो नहीं तो मैं दूसरी दुकान में चला जाऊंगा, तो तुरंत दे देता है, क्योंकि उनके बीच जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का मतलब है क्या, जब भी आप कोई भी डीलिंग्स करो तो लीगल थ्रू में करो और ऑनेस्ट रहो। कहने का मतलब ब्लैक मार्केट में मत करो, ठीक है। कहने का मतलब जो प्राइस है उसी प्राइस पे लो, सही गुड्स खरीदो, सही सामान खरीदो, किसी से भी अनफेयर ट्रेड मत करो, अनफेयर सेल और परचेज मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट और नॉट। इसके अलावा क्या है, आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि जब भी आप कोई भी सामान खरीदो तो सेलर से कैश मीमो लो। कैश मीमो इज बेसिकली आपको ये क्या करता है, प्रूफ देता है कि आपने सामान उसी से खरीदा है। कल को मान लो कोई सामान अगर किसी सेलर से खरीदते हो, उससे आपने बिल नहीं लिया, कैश मीमो का सिंपल मतलब बिल, टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो जब आपने खरीदा, सामान लिया, उसको यूज करा और आपको दिक्कत आ गई, बीमारी हो गई, बीमार हो गए, या कैन से कोई इश्यूज आ गया, तो फिर उस केस में जब आप उस दुकान के पास जाते हो, उससे कंपनसेशन मांगते हो या उसको रिटर्न करते हो, तो वो मना कर देगा, मना कर देगा। वो क्या कहेगा, भाई मेरे दुकान से तो खरीदे नहीं। तो फिर उस केस में आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी किसी भी दुकान से कोई भी सामान आप खरीदो तो उससे कैश मेमो मांगो, बिल मांगो, रसीद मांगो प्रॉपर। तो इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपका प्रूफ हो जाएगा, कल कल को कोई नुकसान होगा तो आप उससे कंपनसेशन ले सकते हो, उसको बदलवा सकते हो उस गुड्स को। सेकंड सेकंड क्या है कि जब आप टैक्स इनवॉइस लेते हो तो कोई भी गुड्स जो आप खरीदते हो तो उस पर जो भी टैक्स होता है ना, तो अल्टीमेटली टैक्स वो गवर्नमेंट को चला जाता है, फिर अल्टीमेटली आपके बेनिफिट में गवर्नमेंट उस टैक्स का यूज करती है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप बिल वगैरह नहीं मांगते हो तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा ब्लैक मार्केट में चला जाएगा, वो सारा पैसा जो है सेलर जो है उसके खाते में चला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्या, फाइल अ कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम के बारे में अभी हमें पढ़ना है। कंज्यूमर फोरम सिंपली मींस कि अगर कोई भी कंज्यूमर को दिक्कत होती है ना, तो 3 टाइप के कंज्यूमर फोरम बने हुए हैं। तो उस पर्टिकुलर कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर फोरम मतलब समझ लो एक तरीके से कोर्ट, ठीक है। तो जनरली कोई क्रिमिनल केस वगैरह होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट यहाँ पे उसको फोरम बोला गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। तो इस टाइप से अभी फोरम आएगा, स्टेट फोरम, राइट। तो इस टाइप से फोरम आएगा, तो वहां पे हमें दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। तो उस कंज्यूमर पर्टिकुलर कोर्ट में जाके हमें कंप्लेंट करना है। उसमें एक अमाउंट का लिमिट है, अभी हमें पढ़ना है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब अगर मान लो नुकसान मुझे 5,000 का होता है, तो 5,000 का नुकसान के लिए कंप्लेंट सही जगह पे करना है। और मेरा नुकसान अगर 5 करोड़ का है तो उसके लिए मैं कंप्लेंट कहीं अलग दूसरे फॉरम में करूंगा। तो सबका अलग अलग फॉरम बना हुआ है। तो जब भी आप कंप्लेन करो तो सही फॉरम में करो, सही कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में करो, तभी आपका निदान आएगा, तभी आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और 9th and 10th, these two responsibilities are from consumer societies which would play an active part in educating consumers and safeguarding their interests, respect the environment, avoid waste littering and contributing to the pollutant। That means कि एज अ कंज्यूमर आपको क्या करना है, एक दूसरे का क्या करना है, हेल्प करना है। सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनको भी नॉलेज देना है, एडुकेट करना है अबाउट दी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी कोशिश करना है जो भी आप सामान वगैरह खरीदो उसका वेस्ट मत करो, ठीक है। उसके अलावा उसको क्या करो, यूज करके ऐसी कहीं इधर उधर मत पॉल्यूट करो, गंदा मत करो उसको। प्रॉपर जैसे कोई भी प्लास्टिक की बोतल हमने कोल्ड ड्रिंक भरा और रास्ते में फेंक दिया, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। उसको रास्ते में मत फेंकना है, उसको सही कूड़ेदान में फेंकना है। प्लास्टिक की पैकेट्स वगैरह चिप्स खाए और कहीं फेंक दिया, नहीं, उसको प्रॉपर। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको पढ़ा है, इसका कोई हेडिंग नहीं, आपको याद रखना है। और मैंने 5 जो है राइट्स पढ़ाए हैं कंज्यूमर के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 टॉपिक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। 6 राइट्स थी, दोबारा से बता देता हूँ। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। उसके अलावा क्या है, हाँ जी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और एक और रह गया है राइट टू चूज, ठीक है। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट वन इज
पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है क्या? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। वो कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आ जाओ जरा एक बार दोबारा से माइंड मैप चार्ट पे। तो हमने अभी तक कर लिया क्या? पॉइंट नंबर 1 मीनिंग। पॉइंट नंबर 2 हमें पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंस। सेकंड है लीगल प्रोटेक्शंस टू कंज्यूमर, सिंपली इसमें 10 एक्ट्स दिए हैं, तो वो आपको सिर्फ याद रख लेना है कौन कौन से एक्ट दिए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के अलावा 9 और एक्ट है। इसके अलावा क्या है? कंज्यूमर राइट, टोटल 6 कंज्यूमर्स राइट दिए गए हैं, और 10 के 10 जो है आपका क्या है? कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिए गए हैं। इसके अलावा आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कौन कौन से वेज हैं? सेल्फ रेगुलेटेड बाय बिजनेस, बिजनेस एसोसिएशंस, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। ऑन सेवेंथ वन इज रेगुलेटरी एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यही है जो अभी मैं बोला था ना, फोरम। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट कमीशन, और एक होता है नेशनल कमीशन। तो सही कंप्लेंट सही जगहों पे जानी चाहिए, तभी आपको क्या होगा? कंपनसेशन मिलेगा। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 6 विद एनसीईआरटी बुक। तो ध्यान से देखो जरा, अभी हो गया है टाइम कितना? मेरे को इसमें टाइम अभी दिख नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं। बस हमारे पास 6, 7, 8 तीन टॉपिक्स और बचे हुए हैं, क्योंकि 9th टॉपिक ऑलरेडी डिलीट हुआ है। तो टेंशन मत लो, फटाफट हम लोग कर लेंगे रिवीजन। नाउ 6 टॉपिक क्या कह रहा है? वीज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहला जो कौन सा है? सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस। सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस मैं थोड़ा जो है फास्ट करा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ, राइट और नॉट। तो आई होप मैं ये चीज आपको अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इस चीज को पहले पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो इसको एक दो बार जब आप रीडिंग लगाओगे ना, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगा, राइट और नॉट। ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बिजनेस स्टडी। एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो आप, और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लो विद सैंपल पेपर, तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, राइट और नॉट। जिन लोग के पास जिन लोग के पास अदर ऑथर और अदर राइटर की बुक है, आप उससे भी रेफर कर सकते हो। उसमें भी सेम ही पॉइंट आपको मिलेगा लिखा हुआ, बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और कुछ नहीं। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो साथ साथ में लाइक तो जरूर करना है, और जो लोग नए हैं और इस टाइप के और भी वीडियोस वगैरह चाहिए, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड थिंग मैंने जो बिजनेस स्टडी के सारे चैप्टर्स, ऑल 12 के 12 चैप्टर्स 12 क्लासेस में ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाना बिजनेस स्टडी में, अगर आपको रिवाइज करना है सारे के सारे चैप्टर, तो आप रिवाइज आसानी से कर सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 1 अंडर टॉपिक नंबर 6 इज सेफ रेगुलेशंस बाय बिजनेस। तो इसमें क्या बोला गया है? Enlightened business firms realize that it is in their long-term interest to serve customers well. Socially responsible firms follow ethical standards and practices in dealing with their customers. Many firms have set up their customer services and grievances cells. For example, देखो सबसे अच्छा जो सर्विस है ना, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। जब भी कोई भी सामान प्रोडक्ट वगैरह हम खरीदते हैं, जनरली मैं मोबाइल फोन के अंदर आता हूँ, तो जब हम मोबाइल फोन वगैरह खरीदते हैं ना, तो कोई इसमें खराबी वगैरह होता है, तो हम सर्विस सेंटर पे जाते हैं, और उसको गारंटी पीरियड में रहता है 1 साल के अंदर अंदर, तो आसानी से वो फ्री में सर्विस करके देता है, ठीक है। सेम चाहे एसी हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो। और मैं बता दूं, जितना ज्यादा बढ़िया उसका सर्विस सेंटर होता है ना, तो हम लोग उस वो वाली गुड ज्यादा अच्छे से खरीदते हैं, जो भी कंज्यूमर होता है, क्योंकि भाई वो सर्विस दे रहा है बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट है ना, सबसे बढ़िया सर्विस आज के डेट में एप्पल वाले देते हैं। अगर कोई भाई खराबी हो जाती है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, वो तो सीधा बदल के नया देते हैं, राइट और नॉट। अगर रिपेयर वाला होता है तो रिपेयर करके देते हैं, बट बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो सीधा नया बदल के दे देते हैं आपको। आपको ये चीज पता होना चाहिए। बाकी कंपनीज कोई भी ऐसा नहीं करती, वो रिपेयर करके देगी, नहीं तो कोई भी नया नया सामान या जो भी खराब हो गया उसको बदल के ही देती है। लेकिन एप्पल वाले क्या होता है, कई केस में वो सीधा का सीधा नया प्रोडक्ट देते हैं, राइट और नॉट, मोस्टली केसेस में। और ये चीजें होती है, छोटी मोटी दिक्कत होती है तो ठीक कर देते हैं, नहीं तो जब ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है तो सीधा मोबाइल चेंज करके देते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे लेती है, राइट और नॉट। इसलिए उसमें उनका जो है कंज्यूमर में कहने का मतलब मार्केट में उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है एप्पल वाले प्रोडक्ट का। दिस इज कॉल्ड सेफ रेगुलेशंस बाय बिजनेस। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जो भी बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है, वो सारी ये सेल्फ सर्विसेज देती है और आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विसेज देती है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एसोसिएशन। द एसोसिएशन ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस लाइक फेडरेशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज फिक्की। तो फिक्की में क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड वगैरह के जो है ना, जो बड़े बड़े जो भी रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ये सब इसमें कई बार मीटिंग वगैरह होती है, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बैठाना है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में, ठीक है, इंडिया वाइड। तो इन सब जबकि इन सब की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम वगैरह बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, दीज आर दी बिजनेस एसोसिएशन है, जो बिजनेस
को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस वाले डेवलप करने के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, हाँ जी, बहुत सारे यू कैन से बिजनेस प्लान्स बनाते हैं थ्रू दीज एसोसिएशन। उसके अलावा एक CII भी है, कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैव लेड डाउन देयर code of conduct which lay down for their members the guidance in dealing with the customers। कि भाई साहब, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और इनके मेंबर्स हो फिक्की के और CII के, तो आपको बहुत तरीके के गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो कि भाई आपको अपने कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, सो दैट कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो और आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके अलावा क्या, कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हम पढ़े, ध्यान से पढ़ो जरा, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई ये सारे वो रास्ते हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एज अ बिजनेसमैन हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। सेफ्टी रेगुलेशंस जो भी बिजनेस ने बनाए, वो बिजनेस एसोसिएशंस भी हैं कई सारे। इसके अलावा कंज्यूमर अवेयरनेस हमें बताना है लोगों को कि भाई कि ये सारे आपके रिलीफ्स हैं, ये सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी आपके राइट्स दिए गए हैं, राइट तो है, साथ साथ में आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसको भी आपको ध्यान रख लेना है, कंज्यूमर को हम बताते हैं, और आपको ये रिलीफ दिया गया, ये चीजें भी। तो अ कंज्यूमर हु इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम वुड बी इन अ पोजीशन टू raise his voice against any unfair trade practices and unscrupulous exploitations। मतलब जो भी इसके साथ धोखाधड़ी वगैरह होता है वो। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शंस टू देम। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, NGO बने हुए हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बना हुआ है, जो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को उनके राइट्स और उनको जो है बहुत सारे राइट्स और यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो भी रिलीफ्स वगैरह अवेलेबल है उसके बारे में उनको क्या करते हैं, बताते हैं और एडुकेट करते हैं कि हॉलमार्क वाला सामान लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी जब भी सामान खरीदो तो बिल वगैरह लेके खरीदो। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है कंज्यूमर को बताते हैं। फिर एक गवर्नमेंट भी क्या करता है, कई तरीके से हेल्प करता है कंज्यूमर को। द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बाय एनहांसिंग वेरियस मेजर्स। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द टोल फ्री नंबर्स और यू कैन से हेल्पलाइन, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4000। अगर आप चाहो, और ये क्या है, 9:30 से लेकर 5:30 तक, तो अगर आप दिन में ये क्लास ले रहे हो बिटवीन दीज टाइम, तो आप अभी के अभी कॉल करके भी पता लगा सकते हो कि ये नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो आपको किसी भी चीज का, कोई भी सामान अगर आपने खरीदा है, तो उसके बारे में इस टोल फ्री नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हो। यस, अभी के अभी आप जो है एक बार कोशिश करो, ट्राई तो करो फोन करके, आपको पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने भी कई टाइप के जो है चीजें बनाई हुई हैं, जिसके थ्रू, कहने का मतलब टोल फ्री नंबर बनाया हुआ है, इस पे अगर आपको कोई भी कंज्यूमर को दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी है, अगर उसको कोई भी जानकारी चाहिए कि भैया हम कहाँ पे केस करेंगे, कैसे कंप्लेन करना है, राइट और नॉट, हमें ये चीज नुकसान हुआ है, तो उसमें आपको सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर को हेल्प करती है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए कंज्यूमर, जो है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है कंज्यूमर को काफी मदद करती है, सभी चीजों में इंफॉर्मेशन देती है, क्या क्या कहाँ पे होना है। बिजनेस एसोसिएशन भी हेल्प करता है, कंज्यूमर अवेयरनेस है, और सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस है, राइट और नॉट। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 जो है, बस यही था पॉइंट नंबर 6 में 5 पॉइंट्स ही पढ़ने, दैट इज वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये सारे रास्ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, कंज्यूमर लोगों को बताने का और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तो दीज आर दी 5 वेज। इसके अलावा हम आते हैं क्या, रिड्रेसल agencies under the Consumer Protection Act. This point is also very important. Point number 4, 5 and 7. These 3 points are very important। आप ये समझ लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। पॉइंट नंबर 4 जो था वो था हमारा क्या, राइट्स टू कंज्यूमर्स। पॉइंट नंबर 5 जो था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर्स। और ये जो पॉइंट है 7, वो है रिड्रेसल अगेंस्ट दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ध्यान से पढ़ो जरा, इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे एक बार आ जाओ जी जरा चार्ट पे, चार्ट में है ना रिड्रेसल एजेंसीज, और फिर है रिलीफ भी इंपॉर्टेंट है। तो 6 हमने पढ़ लिया, 7 है रिड्रेसल एजेंसी। तो 3 ही एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल फोरम। तो इसके बारे में ध्यान से पढ़ो जरा। यहाँ पे देखो भाई, देखो जब आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे देखना, एक तो यहाँ पे बोला हुआ है कंज्यूमर, देखो यहाँ पे बोला है सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सबसे पहले केस जो होता है, केस जो करना है ना, या कंप्लेन करना है, जो छोटा मोटा अगर कंप्लेन है ना आपका, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हो। उसके बाद स्टेट कमीशन में जा सकते हो, नेशनल कमीशन में जा सकते हो, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, उसके अलावा कहने का मतलब, अगर मान लो कोई केस करा आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है, अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइम है, विद इन 30 days
उसके अंदर में आप स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो। मान लो कि आपने कोई केस करा किसी सेलर के अगेंस्ट में, आपने कहा भाई ये नुकसान हो गया है, ये कंपनसेशन नहीं दे रहा है, और डिस्ट्रिक्ट फोरम का फैसला आ गया इन फेवर ऑफ सेलर, आपके फेवर में नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो जज है उसने बोला कि भाई आप गलत हो, इस जगह पे आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो उस केस में आप केस हार गए। तो हार गए तो फिर और आगे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। मान लो आपने सफिशिएंट प्रूफ वगैरह नहीं दे पाया, किसी भी कारण से आपको केस हार गए, तो आप जो है स्टेट कमीशन में जा सकते हो। वहां पे क्या कर सकते हो, दोबारा से अपील कर सकते हो कि भाई देखो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है हमें कोई भरपाई नहीं कराया, हमारे नुकसान जो हुए हैं उसका कोई भी इलाज सॉल्यूशन नहीं दिया, और उसने जो है सेलर के प्रति, या यू कैन से सेलर के फेवर में फैसला सुना दिया, तो हम ऊपर जा सकते हैं। फिर ये नहीं देगा आपका अगेंस्ट, यू कैन से ये आपका साथ नहीं देगा, ये आपके फेवर में नहीं होगा, तो आप इसके ऊपर में भी कंप्लेन कर सकते हो, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा आपके फेवर में या अगेंस्ट में, तो उसके ऊपर हम कोई भी केस नहीं कर सकते, उसका फैसला अंतिम माना जाएगा। राइट। तो अब जो आओ जी यहाँ पे जरा एक बार मैं ये इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। सबसे पहली बात, कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है। तो जाहिर सी बात है सेलर तो करेगा नहीं, कंज्यूमर करेगा। तो ध्यान सुनो, एक कंज्यूमर भी केस फाइल कर सकता है, कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई और पर्सन भी कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है। तो ये सब चीजें लिखा हुआ है, कौन कौन है ध्यान से पढ़ो। कह रहा है एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर ओन एंड डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ एडवोकेट और प्रोफेशनल। अगर आप कंज्यूमर हो, आपको कोई नुकसान हुआ है कोई भी गुड्स या सर्विसेज को यूज करने पे, या जब आपने खरीदा है, तो आप खुद खुद जाके कंप्लेन कर सकते हो और अपना केस खुद भी लड़ सकते हो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, या स्टेट कमीशन, या नेशनल कमीशन, या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आपको कोई वकील वगैरह की जरूरत नहीं होती, ये तक प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। सेकंड क्या है, अगर आप खुद नहीं लड़ना चाहते हो, तो एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कई सारे इंडिया में कंज्यूमर एसोसिएशंस बने हुए हैं जो कंज्यूमर्स के लिए कई तो फ्री में भी क्या करते हैं, केस लड़ते हैं आपके अधिकार को दिलाने के लिए, जो आपको नुकसान हुआ उसको। ठीक है, तो वो भी आपके बिहाफ पे केस कर सकते हैं। सेकेंड, केस मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, अ सेंट्रल गवर्नमेंट और इन स्टेट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी आपके लिए या आपके लिए या ऑन बिहाफ ऑफ यू कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा है वन और मोर पर्सन, कोई जरूरी नहीं है आप अकेला ही कंप्लेन करो, अगर आप चाहो तो 2 जने, 4 जने, 10 जने, 20 जने मिलके, एक साथ मिलके भी आप कंप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा अ लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज कंज्यूमर, जो कंज्यूमर या कस्टमर है उसके बिहाफ पे कोई वकील, कोई लीगल एयर का मतलब है आपका बेटा, आपका सन, आपका डॉटर, कोई भी पर्सन, आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर्स वगैरह, वो भी आपका केस लड़ सकते हैं। उसके अलावा कौन सा है, अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये सारे कंप्लेंट जो है अंडर सेक्शन 2B ऑफ 1986 के साथ में किया जाता है। ठीक है, इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप कंप्लेन करते हो। इसके अलावा अब आपको पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। बस ये 3 फोरम है, दीज आर दी मेन। तो एक तो आपको ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन लोग कंप्लेन कर सकते हैं, तो टोटल 6 हैं। आप खुद कर सकते हो, आपके बिहाफ पे कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन कर सकता है, आपके बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, आपके बिहाफ पे कोई भी आपका लीगल असेंडेंट या लीगल एयर और कोई भी वकील वगैरह भी कर सकता है। आप अकेले ना करके आप कई लोगों का एक एसोसिएशन या कई लोग का ग्रुप बना के भी कंप्लेन कर सकते हो, और ये सारे कंप्लेन जो होगा सेक्शन 2D ऑफ दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग आप करोगे। ठीक है, इसके ऊपर बस ये कंज्यूमर के बारे में बोला हुआ था कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, तो ये भी कई बार 1 नंबर में मीनिंग आ सकता है। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम गुड्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज। कंज्यूमर उस पर्सन को कहते हैं जो पर्सन किसी भी गुड्स का कंजम्पशन करता है या किसी भी सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। समझ आई बात है, एक लाइन में ये चीजें था। अब इसके अलावा आ जाओ जी यहाँ पे, अब इसके अलावा है क्या, सबसे पहला है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपको क्या क्या चीज याद रखना है, देखो कोई भी कंप्लेन जो 20 लाख तक का कंप्लेन है, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है
टोटल 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशन है इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज, कई सारे हमारे यहाँ पे बहुत डिस्ट्रिक्ट है, तो जरूरी नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट में हो, कई बार 2-4 डिस्ट्रिक्ट पे भी है, ठीक है। तो टोटल 644 डिस्ट्रिक्ट फोरम है। डिस्ट्रिक्ट फोरम का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर का जो केस होता है जहां पे, उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला गया, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जैक्टली नहीं होता, ठीक है, मतलब एक समझाने के लिए आपको बोला, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, जहां पे एज अ छोटा मोटा जो केस होगा, छोटा मोटा कहने का मतलब क्या है, जितने भी 20 लाख तक के केस होंगे। अगर मान लो आपने 10 लाख का कोई सामान खरीदा किसी भी सेलर से, ठीक है, और वो सामान खराब निकला, उसमें से मान लो 2 लाख का ही खराब निकला, फिर आप सारे सामान वापस करने गए, वो सेलर आपका सामान वापस नहीं कर रहा है सपोज, ठीक है ना, और आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, तो ये कितने हो गए, 10 लाख के हो गए, तो वो विद इन 20 लाख के लिमिट में आ गया। तो आप इसका केस या कंप्लेन कहाँ करोगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में करोगे, ना कि स्टेट फोरम में करोगे और नेशनल फोरम। तो कहने का मतलब सबका बना हुआ है। तो मेन कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंट है क्या, 644 डिस्ट्रिक्ट फोरम है पूरे इंडिया में। दूसरा, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस, कौन से वाले केस या कौन सा कंप्लेन करोगे, अगर आपका कंपनसेशन क्लेम जो है वो 20 लाख तक है, 20 लाख से ज्यादा का नहीं है, डज नॉट एक्सीड 20 लाख का मतलब 20 लाख तक। और अगर मान लो 20 लाख से ज्यादा का है, 20 लाख से ज्यादा का है, तो आपको स्टेट कमीशन में कंप्लेन करना पड़ेगा डायरेक्टली, स्टेट वाइज स्टेट कमीशन बना होता है। तो अगर एक्सीड 20 लाख बट नॉट एक्सीड 1 लाख, कहने का मतलब 20 लाख से ज्यादा का होगा, 20 लाख से तो ज्यादा का होगा, लेकिन 1 करोड़ से कम का होना चाहिए। 20 लाख से मोर और 1 करोड़ से कम का अगर आपका कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो उतने अमाउंट तक का, तो आपको डायरेक्टली कहाँ पे करना है, स्टेट कमीशन में। उसके अलावा एक और चीज मैंने पहले बताया था, अगर मान लो कोई भी केस का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप करते हो, एक तो है 644 डिस्ट्रिक्ट फोरम है, और आपको जो कंप्लेन करना है 20 लाख तक के कंपनसेशन अमाउंट को करना है। और अगर आपने एज अ कंज्यूमर कंप्लेन करा और फैसला जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम के जज ने आपके खिलाफ दे दिया, ठीक है, तो फिर अगर आप और अपील करना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऊपर वाले कोर्ट में, या यू कैन से डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऊपर वाले जगहों पे, तो वो होता है नेशनल कमीशन। तो आप नेशनल कमीशन में भी कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन तब एक तो अगर आपका 20 लाख से कम का कंप्लेन है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए, वहां पे अगर आपके अगेंस्ट में फैसला आ गया, तो आप विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, जो पासिंग ऑर्डर बोलते हैं, पासिंग ऑर्डर का मतलब है जो फैसला दिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम के जज ने, जिस दिन मान लो 1 अप्रैल को उसने क्या किया है, फैसला दिया, तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर, उसके बाद के 30 दिनों के अंदर अंदर आप डिस्ट्रिक्ट से किसमें जाके, स्टेट कमीशन में आप वही सेम केस जो है कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका जो कंपनसेशन है वो 20 लाख से ज्यादा का है, मान लो 30 लाख का है, 40 लाख का है, विद इन 1 करोड़, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ के कम, तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं जाना, आप डायरेक्टली कंप्लेन कहाँ पे करोगे, अपना कंप्लेन डायरेक्टली स्टेट कमीशन में करोगे, ठीक है। और सेम एज इट इज, अगर स्टेट कमीशन का फैसला आपके अगेंस्ट में आता है, तो स्टेट कमीशन ने पास कर दिया है ऑर्डर आपके अगेंस्ट में, तो उसके भी विद इन 30 डेज आप उसके आगे वाले हायर कोर्ट में जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड नेशनल कमीशन। और नेशनल कमीशन में कितने रुपीज का, तो 1 करोड़ से ज्यादा का जितना भी होएगा, 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम जितना भी होएगा, उसका केस आप डायरेक्टली नेशनल फोरम में करोगे। समझ में आई बात है, डायरेक्टली आप नेशनल फोरम में करोगे। और ये जो है आपका डायरेक्टली हो गया नेशनल फोरम। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे और भी कई सारे लिखे हुए हैं। तो एन ऑर्डर पास बाय नेशनल कमीशन इन मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शंस इज अपीलेबल बिफोर सुप्रीम कोर्ट। और अगर मान लो नेशनल फोरम से भी फैसला आपके अगेंस्ट में आ जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला आपके फेवर में कर दिया तब तो ठीक, लेकिन अगेंस्ट में कर दिया, तो आप फिर उसके फैसले को मानना पड़ेगा, उसके आगे नहीं जा सकते, उसके आगे कोई कंप्लेन करने का जगह नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर आपका कंप्लेन बहुत छोटा है, 20 लाख तक है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर केस का जो फैसला है आपके फेवर में आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा सेलर से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फैसला नहीं आया, अगेंस्ट में है, तो फिर आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। स्टेट कमीशन ने भी अगर उसने फैसला आपके फेवर में दे दिया फिर तो ठीक, नहीं दिया तो फिर दोबारा नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन से फिर ऊपर आप जा सकते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द लास्ट
हाँ जी, जगह जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। और तो मैंने क्या बताया, टोटल 644 क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक के कंप्लेन कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद जो है, अगर उसका फैसला नहीं आएगा तो पासिंग ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर आपको नेशनल कमीशन में जाना है। नेशनल कमीशन में एक तो वो वाले केस आ गए, दूसरा जो है 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का अगर कंप्लेन आपको करना है तो डायरेक्टली आप नेशनल कमीशन में कर सकते हो, स्टेट कमीशन में कर सकते हो, और इसका फैसला भी आपके अगेंस्ट में होगा तो विद इन 30 डेज आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। और नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से ज्यादा वाला जो कंप्लेन होता है वो आप डायरेक्टली उसमें कंप्लेन कर सकते हो। कंपनसेशन 1 करोड़ से ज्यादा का होता है उसका, और उसका अगर फैसला आपके अगेंस्ट में आता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, तो दीज आर दी 3 फोरम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8, दैट इज लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 12। तो ये एक बार दोबारा से आ जाओ, मैं बता दूं, बस खत्म होने वाला है, अब ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस पढ़ा, फिर हमने सेकंड जो पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा क्या, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा नहीं, एक्चुअली इंपॉर्टेंस हमारा सिलेबस से डिलीट हो चुका है 2021 वालों के लिए, सिर्फ जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बाकी लोगों को पढ़ना है उसके, अगर आपका बाद में एग्जाम है तो। नेक्स्ट वन इज लीगल प्रोटेक्शंस टू कंज्यूमर। तो लीगल प्रोटेक्शन कौन कौन से, कानूनी प्रोटेक्शन कौन कौन से दिए गए हैं कंज्यूमर को, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ही है, इसके अलावा और 9 एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी, ये सारे। फिर हमने पढ़े कंज्यूमर राइट, 6 राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। टोटल 6 राइट्स हुए हैं कंज्यूमर को, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एंड राइट टू चूज। एक कौन सा रहेगा, राइट टू हार्ड। उसके अलावा 10 जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, ये भी मैंने पढ़ा दिया। फिर हमने 7th पॉइंट में पढ़ा वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 5 वेज थे, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस एसोसिएशन बने हुए, फिक्की वगैरह, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट भी क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद पॉइंट नंबर जो है 7 जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, रिड्रेसल एजेंसीज, कौन कौन से एजेंसीज हैं जहां पे कंज्यूमर क्या कर सकता है, केस वगैरह फाइल कर सकता है और अपने आप को बचा सकता है सेलर से, अगर सेलर के धोखाधड़ी से। तो एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और ये 3 ही कमीशन है। और अगर नेशनल कमीशन ने केस किया और अगर उसका फैसला अगर आपके अगेंस्ट में आता है तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लास्ट टॉपिक इज नेशनल रिलीफ। तो यहाँ पे टोटल 12 रिलीफ अवेलेबल हैं, दैट इज रिलीफ अवेलेबल टू अ कस्टमर। तो सबसे पहला क्या है, ध्यान से पढ़ो, एक काम करता हूँ मैं एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा देता हूँ। हाँ जी, तो रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर कौन कौन सा, बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। सबसे पहला है टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स और डिफिशिएंसी इन सर्विसेज, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। कहने का देखो, कोई भी डिफेक्टिव गुड्स होता है या डेफिशिएंसी इन सर्विसेज होता है तो उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा कंज्यूमर को। कंज्यूमर ने कोई सामान खरीदा, उसमें कोई डिफेक्टिव पाया जाता है, कोई डेफिशिएंसी पाया जाता है तो उसको ठीक करेगा कौन, सेलर। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस, रिप्लेस अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वगैरह जो है निकलता है तो उसको रिप्लेस करेगा, कौन करेगा रिप्लेस, सेलर करेगा। नेक्स्ट क्या है, रिलीफ अवेलेबल, रिलीफ, दीज आर द रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर, राइट नो, कंज्यूमर के पास ये रिलीफ अवेलेबल है जो क्या कर सकता है, वो सेलर से मांग सकता है। रिफंड ऑफ द प्राइस, अगर कोई सामान खरीदा डिफेक्टिव निकल गया, खराब निकल गया, तो उसके अगेंस्ट में उसको वापस करके या तो वही सामान मंगा ले, रिटर्न करा ले, या यू कैन से उसके बदले में वो प्राइस मांग सकता है, रिफंड मांग सकता है। नेक्स्ट वन इज टू पे द रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एनी लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुआ है, उसके सामान को हमने परचेज करा, उसको यूज करा यानी कंज्यूम करा, और कोई नुकसान हो गया तो उसके बदले में भी मैं कंपनसेशन मांग सकता हूँ। मान लो मैं दवाई की दुकान पे गया, मैंने एक्सपायरी वाला गलती से ले लिया, ठीक है, और वो बेच भी रहा था, तो एक्सपायरी वाला मेडिसिन भी बेचना क्या होता है, इलीगल है एक तरीके से, उसका दुकान तक बंद हो जाता है अगर मैं कंप्लेन कर लूंगा तो उस केस में कई बार क्या होता है, कोई हमने सामान खरीदा, मान लो बिना एक्सपायरी वाला खरीदा, ठीक है, और उसको यूज करा, और यूज करने के बाद क्या हो गया, मेरा हेल्थ इश्यूज आ गया, डिजीज आ गया, कई सारी तबियत खराब हो गई, तो उसके अगेंस्ट में जो भी मेरे को नुकसान हुआ, लॉस हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका कंपनसेशन मांग सकता हूँ। फिफ्थ वन इज टू पे punitive damage to appropriate circumstances. Sixth one is to discontinue the unfair restrictive trade practices and do not repeat in the future. Not to offer hazardous goods for sale. Sale जो है सही चीज का बेचेगा कोई भी सेलर, ठीक है, hazardous goods नहीं बेच सकता कोई भी दुकानदार। To withdraw the hazardous goods from sale, वो सेल से विथड्रॉ करेगा, वापस कर लेगा। To choose manufacturers of hazardous goods and desert
desist from offering hazardous services to pay any amount not less than 5% of the value of defective goods or deficient services provided to be credited to consumer welfare fund or any other organizations persons to be unlisted in the prescribed manner. इसके अलावा और है क्या, to issue corrective advertisement to neutralize an effect of the misleading advertisement to pay adequate cost to the appropriate party. So these are the basically 12 reliefs available to customer. ये बड़े छोटे हैं, ठीक है, तो आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो। और ये पॉइंट नंबर 9 जो है, कुछ एनजीओ बने हुए हैं हमारे इंडिया में, तो ये वाला 2021 के लिए पढ़ना नहीं है, राइट और नॉट। बाकी 2021 के बाद अगर आपका एग्जाम है तो आपको ये भी पढ़ना, ये आसान है, ये आप पढ़ लेना खुद भी, कोई इशू वाली बात नहीं। बहुत सारे एनजीओ बने हुए हैं जो क्या करते हैं, मदद करते हैं कंज्यूमर्स वगैरह को, ठीक है ना, उनके राइट्स को, उनके अधिकार को, उनको कोई दिक्कत होता है, सेलर से कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको हेल्प करते हैं, राइट टू एजुकेशन वगैरह देते हैं, ये सब टाइप के हेल्प करते हैं एनजीओ कंज्यूमर को, उनका कंप्लेन रजिस्टर्स करवाने में, उनको कंपनसेशन दिलाने में, उनको जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कराने में, गुड्स को रिटर्न करवाने में, गुड्स का पैसा वापस लेने में, ये सब एनजीओ बने हुए हैं। इन सब का एनजीओ का काम ही होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना, तो ये फ्री में जो है ना एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर को, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। तो हियर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोस, और यू कैन सिंपली से कि और भी कई टाइप के मैं वीडियो लाते रहता हूँ, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। जाते जाते एक चीज और ध्यान रख लेना कि मैंने जो है सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो डाल रखा है, 12 के 12 चैप्टर्स इन 12 वीडियोस, तो आप सर्च करके इस चैनल पे आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिन लोग के एग्जाम है और जिन लोग के टेस्ट है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।